हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस शानदार और जानदार सेशन में, जहां पर मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए सेट थ्योरी का एक चैप्टर। समुच्चय सिद्धांत, हिंदी में सेट थ्योरी को समुच्चय सिद्धांत बोलते हैं। क्लास 11th का टॉपिक है और एनडीए, एक्सवाई और एयरफोर्स की अगर बात करूं, वहां पे इस चैप्टर के अच्छी खासी वेटेज आपको देखने को मिलेगी। तो इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी को। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इसका अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में भी और नेवी, तीनों ही एयर डिफेंस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर अच्छा रोल प्ले करता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर वेटेज की बात करूं एनडीए में, तो मिनिमम 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी 10 नंबर के अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिलेंगे और इजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आगे चलते हैं। जैसे कि आपने अगर हमारे अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक करें। उससे आपको इस चैनल से रिलेटेड जितने भी आपके डिफेंस से रिलेटेड आपको अपडेट वो समय समय पर आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। जैसा कि आप सभी को पता रहना चाहिए, माई सेल्फ दिवान सिंह और मैंने बीटेक करा है फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर और मैं प्रीवियस 4 साल से एनडीए, एक्सवाई और सीडीएस के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कराया, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको बीच बीच में कभी मजा ना आए, तो उस चीज के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को समय समय पर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी देते रहूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि इस सेट थ्योरी में मैं आप लोगों को 2 टॉपिक आज कंप्लीट करने वाला हूँ। कौन कौन से? पहले हम सेट के डेफिनेशन को समझेंगे, सेट क्या होता है, सेट का मतलब क्या होता है, सेट को किस तरह से लिखा जाता है वो चीज, और टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों को लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% इस चीज को कंप्लीटली समझ जाओगे। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जैसा कि आपको पता ही है कि हम सेट थ्योरी को पढ़ने के लिए आए हैं, तो सेट थ्योरी को, सेट्स को हिंदी में रहता है समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है समुच्चय जो समूह में रहते हैं, समूह यानी ग्रुप्स में जो रहते हैं उन्हें सेट बोला जाता है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि भैया एक कप प्लेट का सेट लेके आना जरा, तो उसमें आपके पास सेट में कुछ चीजें होती है वेल डिफाइंड मैनर। तो वहीं पे हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि सेट का मतलब क्या होता है। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, वेल डिफाइंड ही क्यों लिखा गया है, इसके अलावा यहाँ पे और वर्ड क्यों नहीं लिखा गया है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मतलब यह है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, ये होता है कि आपका जो पर्सन टू पर्सन है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन ऑफ मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स या मीनिंग ऑफ टॉपिक विल नॉट बी चेंज। मतलब कि आपके उसका मतलब बदलना नहीं चाहिए पर्सन टू पर्सन। ऐसी चीजों का कलेक्शन को सेट बोला जाता है जिसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि पर्सन टू पर्सन उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। कितनी बात समझ आई? और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एनी फाइव फेवरेट एक्टर्स, आपसे मैंने कोई भी 5 फेवरेट एक्टर के बारे में पूछा, हीरो के बारे में पूछा, तो आपने कहा सलमान खान, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन और अमिताभ और अजय देवगन। आपने एक है 4-5 के नाम लिए। मैंने कहा मेरे हिसाब से बदल जाने चाहिए अल्लू अर्जुन, रामचरण, ऐसे मैंने अलग अलग बताया। आपका अलग है, मेरे अलग है, तो ये सेट नहीं होता है। यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन यहाँ लिखा गया, वेल डिफाइंड मैनर का मतलब यही होता है मेरे प्यारे बच्चे कि पर्सन टू पर्सन उसका मतलब, अर्थ यानी उसका मतलब या मीनिंग उसकी नहीं बदलनी चाहिए। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे लिखा गया है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ क्लास इज अ सेट। क्लास के सारे बच्चों, जो क्लास के सारे लड़कों का एक सेट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट अगर मैं यही बात करूं आपसे, हाउ एवर अ कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बॉयज इन अ क्लास, मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चे कि बताओ आपकी क्लास में अच्छे बच्चे कौन से हैं, तो हो सकता है आपकी क्लास में अच्छे जो लड़के हैं वो, मैंने अपने किसी दोस्त से पूछा, मैंने अपने दोस्त सपोज करो रेशमा से पूछा कि रेशमा जी बताइए कि राहुल अच्छा लड़का है कि नहीं होगा, तो उसने बोल दिया साफ वो तो बहुत गंदा है, वो तो गालियां देता है। बट मुझे लगा राहुल तो अच्छा लड़का है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन है उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। रेशमा के हिसाब से अलग है, मेरे हिसाब से अलग है, तो इसका मतलब वो कलेक्शन नहीं बनाया जा सकता, उसे सेट के अंदर नहीं लिखा जा सकता। यानी मतलब ये है प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो गुड बॉय है वो किस सेंस में है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, इज नॉट वेल डिफाइंड। मतलब समझ आया? ये होता है सेट। तो सेट क्या होता है? आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका अर्थ पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है सर? मतलब ये है, सपोज करो मैंने राहुल से पूछा, राहुल जी ये बताइए आप कि एनी
5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर तो कितना होगा 2 4 6 8 और 10। मैंने वही चीज रेशमा से पूछा तो उसने भी कहा सर फर्स्ट 5 इवन नंबर तो आपके पास 2 4 6 8 10 ही होगा, यही तो होगा। यानी राहुल के मत हिसाब से भी और रेशमा के हिसाब से, दोनों के हिसाब से इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों का जो सेट है वो सेम है। इसका मतलब ये सेट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे आपको पहला नंबर दिख रहा होगा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5। अगर मैं रमेश से बात करूं तो रमेश भी यही बोलेगा और रवीना से बात करूं वो भी यही 5 नंबर बोलेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे। और अगर मैं बात करूं आपसे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो राइटर्स आपको मोस्ट टैलेंटेड 10 ऐसे मोस्ट टैलेंटेड बताना है, तो आपको नहीं पता है, हो सकता है आपको 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो किसी के हिसाब से जैसे कि आपको पता होगा कि आपको बुक जब लिखते हो तो अच्छी बुकों को प्राइज भी मिले जाते हैं, यानी अवार्ड से आपको उसको दिए जाते हैं। तो जब अवार्ड देते हैं तो एक ही आदमी उन 10 ही आदमियों को तो अवार्ड देना चाहिए हर साल, पर ऐसा नहीं होता है। कोई आपके पास अलग अवार्ड देता है, किसी को अवार्ड देता है। तो कहने का मतलब मोस्ट टैलेंटेड राइटर किस हिसाब से वो यहाँ पे टैलेंटेड, कौन से टैलेंटेड, किस हिसाब से टैलेंटेड। ऐसे तो चेतन भगत है तो उनको तो कोई अवार्ड नहीं मिलता ना, और कवि जो होते हैं उनको मिलता है, तो अलग अलग मतलब होता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी मोस्ट टैलेंटेड जो है वर्ड आ रहा है वो एक अच्छा मतलब नहीं है उसका, यानी उसका मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। मेरे हिसाब से टैलेंटेड वो है क्योंकि वो एकदम से, जैसे सिद्धू है ना, नवजोत सिंह सिद्धू है, वो टैलेंटेड है, राइटर भी है, क्योंकि वो एकदम से आपके कविताएं जो भी शायरी बोलते हैं वो टैलेंटेड राइटर्स भी बोल सकते होंगे। तो अलग अलग चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो राइटर है। तो अलग अलग राइटर का मतलब मोस्ट टैलेंटेड यहाँ पे एक ऐसा मतलब है जिसका पर्सन टू पर्सन बदलता रहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं बस आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्यारे बच्चे आपके पास क्या है, द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मेरे हिसाब से भी और आपके हिसाब से प्यारे बच्चे इंग्लिश अल्फाबेट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। 5 है ए आई ओ, मेरे हिसाब से 5 है। हाँ आगे पीछे करके आपने उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब तो वही है ना, है तो 5 के 5 ना। यहाँ तक बात समझ आई। अब मुझे ये प्यारे बच्चे ये बताना कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बताओ कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोला मैंने कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बताइए। अब आपने कहा कि किस हिसाब से, मैंने कहा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो सर आपने कहा कि सर ऐसे तो ब्रेन लारा भी है, सचिन तेंदुलकर भी है, सहवाग भी है, मतलब यहाँ भी पर्सन टू पर्सन आंसर बदल रहा है, तो इसको भी सेट के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। बात को समझे कि नहीं समझे। और इसको बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, प्राइम फैक्टर ऑफ 210 टू 10 का प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आपको पता है 2 से भी डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 3 से भी होगा और 5 से भी होगा और 7 से भी होगा और खुद से भी होगा ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो इसके प्राइम फैक्टर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है जिसके केवल 2 क्या होते हैं आपके पास फैक्टर्स होते हैं। बात को समझिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे नोट करके मैंने कुछ चीज आपको लिखी है। प्यारे बच्चे कहने का मतलब यह है कि नोट में अगर कहीं ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर की बात आती है तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है क्योंकि ये सिनोनिम्स है। बात को समझे कि नहीं समझे, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि दूसरी चीज बोलेगी है सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। प्यारे बच्चे सेट को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी या कोई सा भी सेट है उसको आप क्या करोगे, यूजुअली, जरूरी नहीं है, 100% जरूरी नहीं, बट मेनली जनरली हम यूज करते हैं कैपिटल ए। और जो उस सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में या मेंबर्स एलिमेंट्स कुछ भी चीजें हैं उनको हम स्मॉल लेटर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। बट अगर ऑलरेडी कैपिटल लेटर में तो उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, जरूरी नहीं है, यूजुअली कहने का मतलब सामान्यतः ये यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट, हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे सेट को। तो प्यारे बच्चे सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है आपके पास रोस्टर फॉर्म। क्या होता है प्यारे बच्चे, पहला होता है आपके पास रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ये क्या होते हैं, जैसे कि रोस्टर फॉर्म है, इसको हिंदी में भी रोस्टर फॉर्म ही बोला जाता है, बट सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोला जाता है, समुच्चय निर्माण विधि। सबसे पहले मोस्ट टैलेंटेड जो आपके पास फॉर्म होती है दैट इज अ रोस्टर फॉर्म। प्यारे बच्चे रोस्टर फॉर्म आपको आना चाहिए, अगर रोस्टर फॉर्म नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्या होता है इसमें, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब इन लिस्टिंग एलिमेंट। इसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है और प्रत्येक एलिमेंट को एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, और प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है और सेपरेट करने के बाद प्यारे बच्चे उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। बात को नहीं समझे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा आपसे, क्या एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो आपने कहा 2 4 6 8 और 10।
आपने ये लिखा, इन सभी एलिमेंट को आपने कॉमा के द्वारा अलग करा, और जब आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देते हो तो ये एक रोस्टर फॉर्म बन जाती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटिंग टू सेट। अगर आप सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो और वो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, प्रत्येक एलिमेंट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट हैं, या आपके पास कोई भी चीज है, उनको जब कॉमा के द्वारा अलग अलग किया जाता है और फिर उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, यही आपके पास रोस्टर फॉर्म होती है। जैसा कि प्यारे बच्चे मैं आपके एग्जांपल लेके आया हूँ। क्या एग्जांपल है, ये है आपके पास द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है आपके पास, 2, 4 और 6, इनको हमने कॉमा के द्वारा अलग करा है और फिर हमने इनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। बात को समझे, नहीं समझे तो वीडियो को एक बार दोबारा से आपको क्या करना है, पॉज करना है। जैसे कि आपको सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, मतलब ऐसा नंबर, आपको इन नंबरों का नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो 42 को डिविजिबल हो, जो 42 को डिवाइड कर सके। तो आपको पता है 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी, 6 से, बहुत सारे नंबर्स होगा। तो मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे लिख दिए और इन सभी नंबर को कॉमा के द्वारा अलग कर दिया है, और कॉमा के द्वारा अलग करने के बाद इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। बात को समझे कि नहीं समझे, आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आपको एक एग्जांपल है, एग्जांपल में आपको क्या लिखना है, सपोज करो आपको एक मैं दे देता हूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2। आपको ऐसे सेट लिखना है नेचुरल नंबर का जिनका आपको जो 10 से तो छोटी हो बट 2 से बड़ी हो। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या करोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और इन सबको एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, कॉमा के द्वारा अलग करा है, और इसको आप क्या लिख दोगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दोगे। जब इसको आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दोगे तो जो आपके पास फॉर्म आई प्यारे बच्चे, उसी को क्या बताता है, रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। इन रोस्टर फॉर्म देख रहे होंगे आप चीजों को, इन रोस्टर फॉर्म the order in which the element are listed is immaterial। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चे। सपोज करो मैंने कहा सर ये चीज बताइए मुझे कि अगर मैं एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख दूं, आगे पीछे का मतलब है कि अगर मैंने सपोज करो पहले 2, 4, 6, 8 और 10 थे, मैंने फर्स्ट 5 इवन नंबर की बात करी, बट आपने लिखा सर ऐसे कि 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया। तो सर ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ऑर्डर का मैटर नहीं है यहाँ पे। यानी इन द रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमटेरियल, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। दस अबव सेट कैन बी, जो इससे पहले वाला सेट है उसको कैसे भी लिखा जा सकता है। ओके, बात को समझे। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में आपको लिख रहा हूं, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये है 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए, आई, ओ, यू और ई, लिख सकते हो ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है प्यारे बालक, क्योंकि ये एक रोस्टर फॉर्म में है और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात को समझे। अगर देखो सेशंस का चीजें ये होती है प्यारे बच्चे, अगर आपको देखो पहली बार अगर आप सपोज करो अभी 11th क्लास में आप गए हो या 10th के बाद अभी अगर आप पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ पहली बार पढ़, बट जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत कंटेंटेबल चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, तो आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें, हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे और ये सारा कंटेंट आपको एग्जाम में सेम एज इट इज देखने को मिलेगा। और नोट पॉइंट क्या लिखा है, मैंने नोट में लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि यह है अगर आप रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिख रहे हो तो उसमें रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। यानी ये कहने का मतलब अगर आप सेट के अंदर कोई चीज लिख रहे हो तो आप उसको एक बार लिख दो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि प्यारे बच्चे अगर ये कोई वर्ड स्कूल है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सर सबसे पहले तो मैंने ये चीज कहा था कि जो प्रत्येक एलिमेंट है उसको अलग अलग लिख दो, कॉमा करके, पहला एस, सी, एच, डबल ओ है, एक ही बार लिखेंगे। वर्ड का रिपीटेशन, नंबर का रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, 2 बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, और एक बार है। ये लिख दिया, फिर इसको आपने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। यहां से आप ये बात समझे कि दो चीजें समझे कि पहली बात, अगर आपके पास एलिमेंट है उनको आप आगे पीछे ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हो, और दूसरी चीज प्यारे बच्चे ये है कि जनरली हम एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करते, अगर कर दें तो क्या होगा,
कोई मतलब नहीं, कर सकते हो, बट आपको एग्जाम में देखने को ये चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं देगा। आपको जैसे कि इस वर्ड में है, इस वर्ड में मिसिसिपी आपके पास वर्ड है, ये आपको देखने को मिलेगा। मिसिसिपी वर्ड के बारे में आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत बार देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता है एस 2 बार रिपीट है तो एक ही बार लिखोगे, आई भी बहुत बार है तो एक ही बार लिखोगे, पी भी बहुत बार है तो एक ही बार लिखोगे, यानी दिस इज द सेट ऑफ मिसिसिपी। आगे आते हैं सेट वेक्टर के फॉर्म में, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चे, इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि बोला जाता है। समुच्चय निर्माण विधि यानी इसमें आपके पास रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स दिए होंगे और आपको क्या लिखना है उसमें, उसको फॉर्म में लिखना है आपको। शायद आपको ये चीज नहीं दिख रही है, क्योंकि हो सकता है जैसे कि सपोज करो इस सेट वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, ये चीज आपको समझनी है। अब इसमें क्या होता है, पहले एक चीज को पढ़ लेते हैं। इन दिस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल which gives all the elements of this set। मतलब ये समझ नहीं आपको क्या बोलना चाह रहा है, मैं मतलब समझाता हूँ आपको। इसको जैसे कि सपोज करो आपको एलिमेंट को इसके फॉर्म में लिखा जाता है, ए कोई सेट है इक्वल टू एक्स, इसको पढ़ा जाता है सच दैट। इसको क्या पढ़ा जाता है? सच दैट एक्स सच दैट टू पी एक्स। मतलब समझना है, एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। मैंने आपसे कहा कोई बी सेट है आपके पास, क्या ये कोई एक बी सेट है? आपको दिख रहा होगा ये बी सेट है आपके पास। क्या है? ये बी सेट है। इस वी सेट में आपके पास ये किसके फॉर्म में लिखे हुए हैं? तो आप बोलोगे सर ये तो आपके पास जो लिखे हुए हैं ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। और आपको इसको किस में लिखना है? सेट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो आपको दिमाग लगाना है कैसे लिखते हैं। तो इन सब के बीच में एक रिलेशन बन रहा होगा, इन सब एलिमेंट के बीच में रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा। मैंने ये बनाया कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं प्लस 1 तो कितना आएगा? 2। और मैं अगर 2 का स्क्वायर करता हूं प्लस 1 करता हूं तो 5, और 3 का स्क्वायर करता हूं प्लस 1 करता हूं तो 10। कहने का मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि बी जो सेट है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, x such that x इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1। ये क्या मतलब है? n जहां पे होगा, n यहाँ पे क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। n यहाँ पे क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। और इस चीज को भी आपको समझना है, एंड जो n है वो कहां से कहां होगा? n 1 से लेके आपके कहां तक है? 5 तक होगा। क्योंकि अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 तो 17 आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे 1 तो कितना आ जाएगा? 26 आएगा। इसके आगे तो नहीं है ना। तो इतना ही है, यानी n की वैल्यू जो नेचुरल नंबर है वो कहां से कहां तक? 1। बात को समझे कि नहीं समझे? ये होता है आपके पास सेट वेक्टर फॉर्म। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक। दो टॉपिक हम आज के सेशन में स्टार्ट करें। पहला आपका सेट और सेट को लिखने का तरीका, पहला टॉपिक, और दूसरा टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ सेट। इतनी बात समझ आई? बहुत ही शानदार सेशन है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो एनडीए के एग्जाम होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें आपको देखो कुछ चीजें आपको आसान देखने को मिलेगी, जो आपको डायरेक्टली, जैसे मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको, ये जो सेट है एम्प्टी सेट है, टाइप्स ऑफ सेट, यहाँ से डायरेक्टली 2021 में एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया। जब मैं अभी आपको क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो आप बोलोगे सर इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल, और हार्ड भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो हर कोई आपको एक्स वाई या नेवी का हिसाब पढ़ाएगा, बट मैं आपको हर एक चीज एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इस चीज को गौर करना है कि जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात को समझे? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट की, ठीक है। तो अगर आपको अभी थोड़ी सी बोरियत आई तो पानी, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा पानी पी लो, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि आप ऑनलाइन के लिए उतने हैबिचुअल नहीं होंगे, तो हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, बट अब क्या करें, आपको भी आपको चीजें कंटेंट अच्छा चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा। जो नेक्स्ट बात करते हैं नल सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहले नल्ला, नल्ला सेट या एम्प्टी सेट, खाली, यानी खाली ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं नल्ला आदमी हूँ, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, यू आर द नल्ला पर्सन, यू आर द नल्ला सेट। ओके, दिस इज द नल सेट। एम्प्टी सेट बोला जाता है, रिक्त समुच्चय बोला जाता है इसको हिंदी में। तो ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज डिनोटेड बाय, इसको बोला जाता है, ये पढ़ा जाता है फाई, इस तरह से लिखा जाता है इसको फाई, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेगा। अगर प्यारे बच्चे आपके पास कहीं ऐसा लिखा है, ये फाइल लिखा है और आपने इस तरह से इसको लिख दिया, ये आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है। इस चीज को आप गौर से सुन दो, ये एम्प्टी सेट नहीं है। या तो ये एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, और दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। दिस इज द डिनोशन, डिनोट करने के ये तरीके हैं आपके पास। अगर प्यारे बच्चे जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे होंगे, मैंने एग्जांपल बात करी, कैपिटल कोई ए सेट है, एक्स सच दैट एक्स जो होना चाहिए वो कहां से कहां होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और एक्स जो होगा इंटीजर होगा। अब ऐसा कौन सा बबुआ पागल इंसान होगा कि भाई 0 और a के बीच में कोई इंटीजर होगा? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, होगी ही नहीं। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो a सेट को आपके पास कैसे लिखोगे? a बराबर 5। दिस इज द एम्प्टी सेट और नल सेट। आगे चलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट रहता है।
केवल ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट रहता है। मैंने कहा ये किस फॉर्म में लिखा गया, तो आप बोलोगे सर दिस इज रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने कहा कि x सच दैट x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 के बीच में है और x एक इंटीजर है, तो आपने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है 0 से बड़ी 1 है और 1 2 से छोटी कितनी है 1 है, तो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ए सेट जो होगा इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट है, इस हिसाब से ये सिंगलटन सेट हो गया। सर ये फाई है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट होने के बाद इसके अंदर लिख रहे हैं, तो एक एलिमेंट यानी सिंगलटन सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, इस बात को समझ लेना। अब फाइनाइट सेट, अब बात करते हैं फाइनाइट सेट। निश्चित समुच्चय जो होता है, निश्चित समुच्चय का मतलब होता है ऐसा सेट, एज सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप गिन सको, काउंट कर सको, उन सेट को फाइनाइट सेट बोला जाता है। और इन सेट के अंदर मैं आपको बात करूं, फाइनाइट सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनडीए में बात करूं और XY और नेवी में आपके क्वेश्चन आता है। तो एग्जांपल में आपके पास क्या लिखा है, अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ऐसी सेट आपको बताना है, जल्दी से जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 कितना हो गया। तो आप बनाइए जरा, इतना इसका फाइनाइट सेट बनाओ जरा जल्दी से। देखो मैं इसको नए तरीके से लिखता हूं, तो आपको पता है 9 भी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 8 मैं नंबर लिख देता हूँ, सपोज लेस देन है 7 5 6 4 3 2 1, यही तो हो गया आपके पास नंबर। अब इस नंबर में से आपको लेस देन 10 है, इसमें से आपको सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब मैंने आपको कहा है अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसके फैक्टर 2 होते हैं, एक वो खुद होता है और एक कौन होता है, एक कौन होता है। तो जैसे कि 2 3 5 7 और यही आपके पास क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। तो इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी तो काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल है। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट कर सको उसे बोला जाता है फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे मैंने कहा था ना एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी प्यारे बालक, उस चीज को आपको समझना है। प्यारे बालक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे अब देखो मैंने कहा था आपको ऐसी चीज जरूर आएगी, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, या इसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है। कार्डिनल नंबर क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर। अब किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, कार्डिनल नंबर होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी समुच्चय के अंदर उपस्थित एलिमेंट्स को ही क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर बोला जाता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ABCD 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4, तो यहाँ पे इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो सर कार्डिनल नंबर किसकी होती है, कार्डिनल नंबर किसकी होती है, फाइनाइट सेट की ही होती है, क्योंकि फाइनाइट सेट के अंदर ही तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हो बार बार, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट को ही काउंट कर सकते हो, उसके अलावा तो आप कहीं काउंट नहीं कर सकते। इस बात को आप समझ रहे हैं होंगे शायद, अगर नहीं आ रहा बात समझ तो बताना मेरे को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस सेशन को जोरदार के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट की बात करूं, अगर इनफाइनाइट सेट की बात करूं तो ये तो बिल्कुल फाइनाइट का उल्टा हो गया। इनफाइनाइट में क्या होता है आपके पास, जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, इनफाइनाइट होंगे, यानी नॉट काउंटेबल, जिसके अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या कर सको, काउंट नहीं कर सको, नॉट काउंटेबल, दैट इज इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होगा और आगे तक चलता रहेगा। ऐसे आपके पास ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब 2006 में क्वेश्चन आया एनडीए में आपके पास, मैं सारे क्वेश्चंस आपको लेके आया हूं, ऐसी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। एनडीए के सारे प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेके आऊंगा मैं आपके लिए, बिल्कुल। एनडीए में आपके पास एनडीए 2006 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट, इनमें से सब में से आपके पास इनफाइनाइट सेट किसको रिप्रेजेंट करता है। आपने कहा सर सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, ह्यूमन बींग अर्थ में एक काउंटेबल है। आपको पता है देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, तो वैसे ही टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी आप काउंट कर सकते हो, तो ये भी एक एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं आपसे सेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी हो सकता है, सोचो इसके बारे में भी। और सेट ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, अब आपके पास क्या है, सेट ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, पेड़ पौधे की जो पौधे होते हैं, ट्रीज पेड़ जो है आपके पास फॉरेस्ट में, उसको भी आप काउंट कर सकते हैं, तो ये भी होगा। अब बच्चा कौन सा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एक आपके पास क्या है, प्राइम नंबर के ऑल प्राइम नंबर, तो ये एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर वाटर ड्रॉप्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर, कि जैसे जो आपके वाटर ड्रॉप्स है इन ग्लास ऑफ वाटर, कि ग्लास में जो वाटर ड्रॉपलेट है उसको आप काउंट कर सकते हो,
भाई नंबर आप ड्रॉप में उसमें कन्वर्ट कर सकते हो ना, ड्रॉपलेट में, अब हम ड्रॉप को काउंट कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, जो ऑल प्राइम नंबर्स है वो इनफाइनाइट तक होंगे तो आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। बात को समझे। नेक्स्ट आते हैं इक्वल सेट के ऊपर। मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊँ एनडीए के, जैसे इससे पहले केवल एक क्वेश्चन आया था तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अभी आपके आगे भी आएंगे इन्हीं पीछे से रिलेटेड, बट वो इंटरकनेक्टेड, जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी तब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट के साथ। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल का मतलब समान, इक्वल का मतलब होता है समान। और दो सेटों को इक्वल सेट कब बोला जाता है? टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज सेट ऑफ ए। मतलब समझ नहीं आया आप लोगों को? मेरा मतलब यह है कहने का, अगर मेरे गुण, सारे गुण आप में और आपके सारे गुण मेरे में हैं तो वी आर इक्वल सेट। मतलब आपने कहा भैया एक लड़की आपको पसंद आई और आपने कहा मम्मी पापा को, मम्मी पापा जी हमारे 36 के 36 गुण मिलते हैं, मतलब 36 गुण उसके और 36 गुण उसके, यानी बोथ आर इक्वल सेट। वो दोनों ही क्या है, इक्वल सेट है, क्योंकि 36 के 36 गुण, शादी से पहले तो आपके 100 के 100 गुण मिलते हैं, हाँ शादी के बाद एक गुण भी नहीं मिलता, इस बात को भी यार समझ के चलना, ठीक है ना प्यारे बच्चे। आपके पास जैसे कि मैंने कहा टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, इस बात को याद रखना। ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर अगर एक जैसे एलिमेंट है तभी उनको इक्वल सेट बोला जाता है। जैसे कभी बोलते हैं ना कि आप दो भाई हो, दोनों भाई की शक्ल एक है, बोलते हैं एक जैसे, हाइट भी एक जैसे, सारे गुण भी एक जैसे, सब कुछ बोलते हैं इक्वल है, दोनों एक जैसे हैं। तो एक माँ के लिए, जैसे एक माँ के लिए दो बच्चे, अपने सारे बच्चे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, जिसमें समान गुण होते हैं। तो कहने का मतलब ये सेट ए है प्यारे बच्चे, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी में आपके पास 3 1 4 2 है, मतलब तो एक ही है ना भैया, 1 2 3 4 चार एलिमेंट तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे भी है, तो ए और बी इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था आप लोगों को कि इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात को समझे? कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। देखो आप दो भाई हो, एक सुबह पढ़ रहा है एक रात को पढ़ रहा है, पढ़ दोनों रहना है तो इक्वल, बस बात खत्म। आगे चलते हैं इक्विवेलेंट सेट में। इक्वल सेट समझ गए ना? इक्वल सेट का मतलब दोनों ही के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, इन दोनों को तभी बोला जाएगा जब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट होंगे। जैसे कि मैंने कहा ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 3 5 7, और बी के अंदर कितने ए बी सी डी है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपस में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इक्वल है, 4 4 है। कहने का मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेम होते हैं तो इक्विवेलेंट सेट कहता है, यानी यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। अब वापस आते हैं कि सर ये इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 4 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एलिमेंट बी सेट में कितने, 4, तो यानी इक्वल सेट एक इक्विवेलेंट सेट भी होगा। बिल्कुल यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। ये जरूरी है कि जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। बात को समझना, बुद्धि लगाना कि इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट जरूरी नहीं है। जैसे ये है, ये इक्विवेलेंट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग है और नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग हो गए तो वहीं पे आपके पास वो इक्वल सेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाएगा। बात को समझे। नेक्स्ट आता है इन्वर्सल सेट। इन्वर्सल सेट क्या होता है? इन्वर्सल सेट का मतलब होता है इस इन्वर्स में उपस्थित सबसे जो लार्जेस्ट सेट होता है उसको कहता है इन्वर्सल सेट। अ सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट व्हिच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड इन्वर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू। कहने का मतलब ये होता है इन्वर्स में जो भी सभी पॉसिबल कंडीशन है उनको उन सबसे मिलकर बनने वाले सेट को क्या कहता है, इन्वर्सल सेट बोला जाता है। जैसे ए सेट हो गया, बी सेट हो गया और सी सेट। मैंने कहा इन्वर्सल सेट बनाओ इन तीनों से, तो आपको इन्वर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 बनेगा और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है सेट के अंदर, ये बात आपको पता चलेगी। इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी बात समझ आई? अगर आपको ये चीज सही लग रही है ना तो हो सकता है आपको कल जो नया लेक्चर आपको देखने को मिलेगा उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी। आगे चलते हैं सेशंस को और सबसेट एंड सुपरसेट की बात करते हैं। सबसेट का मतलब होता है सेट का बेटा और सुपरसेट होता है उसके पिताजी। मतलब अगर मैंने कहा ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज द सबसेट, सबसेट का मतलब सब का मतलब छोटा, सेट का छोटा पार्ट। मैंने कहा सपोज करो 1 2 3 4 और बी कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर उपस्थित है। तो यहाँ पे बी बड़ा है ए छोटा है, तो हम बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब सबसेट का मतलब होता है बेटा, सेट का बेटा। जैसे मैंने कहा सपोज करो ए कोई सेट है, 1 2 3 4,
इसके सबसेट कितने हो सकते हैं आपको मैं बता देता हूँ सबसेट लिखने का तरीका। 5, 1, 2 और 3 और 4, ऐसे बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। ये आपके पास 2 की पावर 4 बन जाएंगे, तो इतने नहीं लिखना। मेरा मतलब ये है कि दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट कब होंगे, जब आपके पास क्या होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर सर ऐसा हो जाता है, यहाँ पे आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रहता है, तो मैं ये जरूर बोलता कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। यानी यहाँ पे ये है कि ए बेटा है बी का, बी यहाँ पे पिताजी है और ए उसका बेटा है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर आपके पास इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है, नहीं, ऐसा नहीं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। जो बड़ा होगा वो पिताजी, जो छोटा होगा वो बेटा। बेटे को बोलते हैं सबसेट और पिताजी को बोलते हैं सुपरसेट। बात को समझे कि नहीं समझे? बेटा सबसेट, पिताजी सुपरसेट। यानी जो बड़ा होगा वो सुपरसेट और जिसके अंदर वो एलिमेंट होंगे। सपोज करो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे अगर मैं लिखा 10 लिखा हुआ इसके अंदर, एक और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 10 भी इसके अंदर लिखा हुआ, तो नहीं होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो ये इसका बेटा नहीं होगा। बात को समझे ना? ए बी उसका बेटा होगा, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इस बात को समझ लेना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन यहाँ से आता है और अभी मैं इस बारे में डिस्कस भी आप लोगों से करूँगा। पहला पार्ट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर आप किसी की सबसेट लिखोगे तो उसके अंदर आपके पास जो आपके पास सेट होगा वो उसका, जैसे कि सपोज करो मैंने कहा 1 2 और 3 का एक आपके पास सेट है और इसका सबसेट लिखना है, तो सबसे पहले 5, फिर आपके पास 1, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास 1,2, फिर आपके पास 2,3, फिर आपके पास 3,1 और फिर लास्ट में आएगा आपके पास 1,2,3। तो आप देख रहे होंगे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये एक सेट था और इसी का एक सबसेट ये भी बन गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट सबसेट के अंदर ये चीज लिखी जाती है। सबसेट के अंदर क्या होता है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे खुद का बेटा खुद होगा क्या कोई, है ना? तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्प्टी सेट। फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव हर किसी के अंदर आता है। सबसेट अगर किसी के अंदर लिख रहे हो तो प्रत्येक सबसेट के अंदर फाइव आएगा ही आएगा। इसका मतलब होता है ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब होता है बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसा है कि ए बी का और बी ए का है तो इसका मतलब तो ये होगा कि दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। और फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सबसेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये नोट पॉइंट है, आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूँ, एक दो पॉइंट आपको, कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज एन। अगर किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एन है तो आपको याद रखना नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, उसके 2 की पावर एन। जैसे कि यहाँ पे आपके पास नंबर एलिमेंट 3 है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास सबसेट बने तो 2 की पावर एन यानी 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और पीछे भी आपके पास 2 की पावर 8 बने। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नॉन एम्प्टी, एक बार क्वेश्चन यहीं से आया, ये 2019 में यहीं से क्वेश्चन आया कि नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट बताइए कितने होंगे। तो नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें 5 को हटा दोगे तो आपके पास वैसे तो 2 की पावर एन होता है, जब 5 हटा दोगे तो 1 को हटाना पड़ेगा यानी आपके पास 2 की पावर एन माइनस। और अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट के अंदर, सबसेट ये तो नहीं है ना खुद का कोई, खुद का ना, अगर देखा जाए प्रॉपरली, अगर बात की जाए प्रॉपर अगर वे में बात की जाए तो खुद का बेटा खुद तो कभी होगा नहीं ना। तो प्रॉपर सबसेट के अंदर इसको नहीं लिया जाता, जो 1 2 3 जो सबसेट बोलते हैं ना, प्रत्येक सेट जो होता है खुद का एक सबसेट होता है, उसको हटा दिया जाता है। तो आप दो 5 को भी हटा दे, नॉन एम्प्टी चाहिए ना, नॉन एम्प्टी चाहिए तो आप खुद 1 को भी घटा दोगे और एक आपको किसको हटाना है, आपको खुद को भी हटाना है, तो 2 घटा दोगे तो 2 की पावर एन। और ये 2019 में 2020 में क्वेश्चन ऐसा आया था, 2 बाहर लेता तो क्या आता है आपके पास 2 की पावर एन माइनस 1, इस तरह से लिखा गया था। आगे चलते हैं और इस सेट के बारे में मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये प्रॉपर सेट में क्या करेंगे हम, बहुत सारी चीजों को, और भी अभी बहुत सारी चीजें बची है, इस चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट करा के रहूंगा। 3 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद जस्ट मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला सेशन। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन बढ़िया लगा हो तो जरूर बताना, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके सारे डाउट अगले सेशन में जरूर लूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।